चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन लोग। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने ग्राम्स लॉ पढ़ा था, याद है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुम लोगों ने ग्राम्स लॉ पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस करे थे, और मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए थे, है ना? तो ये लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। फिर ये दो क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। हाँ, तो बताओ भाई आंसर, पहले वाले का आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन था कि हीलियम डिफ्यूजेस थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग एट अ रेट ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 to the same container under similar conditions and report your answer as the number of molecules which will diffuse through in 1 second। ये आंसर क्या आएगा? तो 1/1.4, 28.28, 20√2 molecules per second, 28 molecules per second, 28√2 molecules per second। सो बेसिकली काफी सारे लोगों ने आंसर जो दिया है वो दे दिया है 28.28। अगर √2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 28 में, √2 इज 1.414, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो एक बार को रेट पूछी जाती तो फिर भी हम मॉलिक्यूल्स पर सेकंड में ऐसे लिख सकते थे, वी कुड हैव सेड दिस एज रेट। लेकिन हमसे बोला है कि रिपोर्ट योर आंसर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच विल डिफ्यूज थ्रू इन 1 सेकंड। तो मुझे बताओ, क्या 0.28 मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो सकते हैं क्या? 0.28 मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा था कि यहां पर थोड़ा ध्यान देना। तो रेट अगर पूछते तो हम लिख सकते थे, क्योंकि रेट एवरेज हो सकती है ना? जैसे ये हो सकता है कि 100 सेकंड में 2828 मॉलिक्यूल्स निकल जाएं। लेकिन अगर आपसे 1 सेकंड में बोला तो 1 सेकंड में होल नंबर ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे आंसर एज 28 मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकंड। ठीक है, पहले का आंसर ये है। इसका सोल्यूशन बताने की जरूरत है क्या? मुझे लगता नहीं कि जरूरत होगी, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना? ठीक है, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 28.28 ना लिख के रेट पूछते तो हम लिख देते एवरेज पे रेट, है ना? कि एवरेज रेट हो सकती है 28.28 या 20√2। लेकिन अगर ये बोला है कि 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं ये बताओ, तो हमको 28 ही लिखना पड़ेगा। ओके, अगला सवाल बच्चों, इसका आंसर क्या आया? 2 कॉटन प्लग्स। तो श्रेयस का आंसर कुछ ठीक सा दिख रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन डेसिमल के बाद 0.1 का फर्क दिख रहा है, बाकी वैसे ठीक है। विधान का भी ठीक है। आयुष थोड़ा ज्यादा गड़बड़ कैलकुलेशन दिख रहा है। ईशान पहले का सॉल्यूशन भी चाहिए? अरे कैसी बात कर रहे हो, R1/R2 इक्वल टू √m2/m1 कर देना। सब दे रखा है, बस रेट ही तो निकालनी तुमको दूसरे की। एक की रेट दे रखी है, दूसरे की रेट चाहिए, मोलर मास H2 और हीलियम के सब पता है। हाँ हाँ भाई, सेकंड वाले का आंसर 59.39, 59.3, और कोई आंसर 56 तो गलत है। 56 गलत है। 56 में काफी ज्यादा कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन किया गया, मुझे ऐसा लग रहा है। 59.33। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। 59.3, 59.4 के आसपास आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अप्रोक्सीमेट करते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देख लेते हैं कैसे होगा ये सवाल, इसको समझ लेते हैं अपन लोग बच्चों। आ जाओ देखो स्क्रीन पर। तो आपको बोला था कि भाई 2 कॉटन प्लग है, एक अमोनिया में डिप्ड है, एक HCl में डिप्ड है। और आपको बोला था कि एक ट्यूब लिया है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई थी? द लेंथ वॉज हाउ मच? बताओ भाई। 100 सेंटीमीटर्स। वेरी गुड, द लेंथ वॉज 100 सेंटीमीटर्स। और आपको ये बताना था कि अमोनिया से कितने दूरी पर आपको NH4Cl का PPT मिलेगा इस ट्यूब के अंदर। तो हमने यहां ये मान लिया था कि x डिस्टेंस मान लेते हैं जहां पे प्रेसिपिटेट मिलता है। लेट्स टेक x इज द डिस्टेंस वेयर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड फॉर NH4Cl। यानी कि यहां पर क्या होगा बच्चों, अमोनिया और HCl मतलब मिलेंगे एक दूसरे से, यही होगा ना भाई? जहां NH3 और HCl मिलेंगे
जहां NH3HCl मिलेंगे वहां NH4Cl मिलेगा। तो यहां तक किसको चल के आना है, अमोनिया को, और इधर से किसको चल के आना है, HCl को, राइट। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर अमोनिया का डिस्टेंस यहाँ x है, तो HCl का जो डिस्टेंस है उसको क्या लिखेंगे हम, 100 माइनस एक्स, वेरी गुड। तो दिस डिस्टेंस विल बी 100 माइनस एक्स। बस अब अपना सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा, बस हमको रेट जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम में लिखनी है। अब टाइम कितना है ये तो हमको नहीं पता, टाइम कितना है ये हमको नहीं पता, लेकिन जितनी देर में यहां से यहाँ अमोनिया आएगा उतनी ही देर में यहां से यहां तक HCl आना चाहिए या नहीं। बिल्कुल टाइम सेम लगेगा, बिल्कुल यही बात है कि भाई यहां से NH3 को जितना टाइम लग रहा है उतना ही HCl को लग रहा है, हम T मान लेते हैं टाइम को। आ जाओ तो फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि कैसे होगा। देखो सॉल्यूशन, रेट ऑफ अमोनिया अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा डिस्टेंस x अपॉन टाइम t। इसी तरीके से रेट ऑफ HCl अगर आप लिखोगे तो वो हो जाएगा डिस्टेंस 100 माइनस एक्स अपॉन टाइम t। ठीक है, और मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना है बच्चों, मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना है, जल्दी बताओ। 17, बिल्कुल 17 ग्राम्स। और मोलर मास ऑफ HCl कितना है, 36.5, नॉट 35, 36.5 ग्राम्स। देयर फोर, अब इसकी मदद से हम लिख सकते हैं देयर फोर रेट ऑफ, अच्छा इन दोनों में से रेट किसका ज्यादा होगा ये बता दो, किसका रेट ज्यादा होगा पहले तो ये बताओ, अमोनिया का कि HCl का, अमोनिया का। यानी कि जो आंसर आने वाला है ये 50 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, जो आंसर आएगा वो 50 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, बड़ा आएगा। कि भाई अमोनिया का रेट ज्यादा है तो अमोनिया ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, HCl कम चलेगा, यानी कि ये 50 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर चार ऑप्शन दिए और एक ही ऑप्शन 50 से बड़ा हो तो आप वैसे तो डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। अगर ऐसा हो, इतना आपको समझ में आ जाए कि भाई ये 50 से बड़ा होना है और चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ही 50 से बड़ा है तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। अगर दो हुए या उससे ज्यादा हुए तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो अपन फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर rate of NH3 upon rate of HCl is equal to under root of HCl का मास 36.5 डिवाइड बाय अमोनिया का मास 17। तो रेट्स को रख देते हैं। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं सुनो, टी को मैं कैंसिल कर रहा हूं, जैसे दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है सबको। तो मैं टी वहां लिखने नहीं वाला हूं, ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे तो टी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, यू गेट x अपॉन 100 माइनस एक्स इज अंडर रूट 36.5 बाय 17। अच्छा 36.5 बाय 17 आता कितना जरा ये बताओ, कितना आएगा ये, 2.14, बिल्कुल। तो दिस विल बी रूट ऑफ 2.14। अच्छा 2.14 का अंडर रूट ले लेते हैं अपन, कितना आएगा ये, 1.46 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से अपन इसको सॉल्व करके लिख देते हैं x अपॉन 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1.46, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 और x को इधर ले जाते हैं, तो यू गेट x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1.46 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों 146 माइनस 1.46 x को उठा के दूसरी तरफ ले गए तो x प्लस 1.46 हो जाएगा, दूसरी तरफ आने पे तो यू गेट 2.46x इज इक्वल टू 146, या x इज इक्वल टू 146 अपॉन 2.46। अच्छा इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर्स, बिल्कुल। तो दिस विल कम आउट टू बी 59.34 सेंटीमीटर्स। तो तुम्हारा डेसिमल के बाद यहाँ पे आंसर क्या आता है ये इस पर डिपेंड करेगा कि तुमने डेसिमल पे यहाँ पे कितने डेसिमल ले रखे हैं, दो लिए हैं तो ये आएगा। डेसिमल बढ़ा लोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट इट विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 59.3 एंड 59.5, इस रेंज में ही रहेगा। सो दिस विल बी योर आंसर, और काफी लोगों ने निकाल लिया था, तो दैट वाज गुड बच्चों, दैट वाज रियली गुड दैट यू गाइस गॉट दिस आंसर।
हाँ अक्षत, उससे भी वही आएगा, उससे भी वही आएगा। तो मोहित बेटा क्या नहीं समझ आया इसमें बताओ, क्या नहीं समझ आया इसमें? रेट अपन ने लिखी थी, रेट अपन ने अलग अलग तरीके से लिखी थी लास्ट लेक्चर में, ये देखो। तो रेट लिखने के कई तरीके बताए थे, और बताए थे कि और भी तरीके से लिख सकते हैं। तो बस रेट लिख दी मैंने, और रेट लिख के फॉर्मूला ही तो लगाया, और कुछ भी नहीं लगाया। हाँ चल, मेरे को एक पॉइंट और लिखवाना था, बिल्कुल वो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये नोट कर लो जल्दी से, नोट दिस डाउन। फिर मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूं जो मुझे लिखवाना था, ग्राहम्स लॉ में जनरल स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद अपन कुछ एक दो क्वेश्चंस और कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर गलत आ रहा है, प्लीज सॉल्व इट। अल्टीमेटली मतलब तुम सॉल्व करवा के ही रहोगे फर्स्ट वाला, है मानोगे नहीं कि नहीं सर हम घर पे खुद कोशिश कर लेंगे सर, ले आएंगे। नहीं सर अब वो तो आप बताओ, हमें तो क्या आदत है, जब तक सर नहीं करके दे दें तब तक भरोसा नहीं होता हमें अपने सोल्यूशन पे कि हमने सही किया है। ठीक है कर देता हूँ, आंसर तो वही आने वाला है, देखो कर देता हूँ। लिख लिया क्या ये बताओ फटाफट, ये कर लिया क्या? तो मैं बता देता हूँ, वो इतना तुम पूछ ही रहे हो तो फटाफट से। हाँ उत्कर्ष, अब पता नहीं क्या मिस्टेक आ रही है उसमें, कुछ तो गड़बड़ कर ही रहा होगा, कोई बात नहीं। चलो फर्स्ट भी बता देते हैं भाई। तो फर्स्ट में बोला था कि हीलियम डिफ्यूजिस, सुन लो अब इधर जल्दी सुन लो, सबने लिख लिया था ना उसका सॉल्यूशन? हाँ ठीक है, गुड रूपांशु, वेरी गुड, अच्छी बात है, गुड वर्क। अब देखो इधर, helium diffuses through a small opening at a rate of 20 molecules per second. Find the rate of diffusion of H2 through the same container under similar conditions. तो solution, rate of H2 upon rate of helium is equals to under root of molar mass of helium upon molar mass of H2। रेट ऑफ H2 मुझे पता करनी है, हीलियम की दे रखी है 20, इधर अंडर रूट, हीलियम का मोलर मास कितना आता है बताओ जरा? 4। और हाइड्रोजन का मोलर मास 2। तो ये आ गया आंसर, रेट ऑफ H2 इज 20 इंटू रूट टू, विच इज 20 इंटू 1.414, विच इज 28.28 molecules per second। therefore 28 molecules pass through the hole in 1 second। यही तो करने, इतना सा तो करने को बोल रहा था तुमको। अर्नव, प्रेशर डिफरेंस इन ग्राम्स लो मतलब अलग अलग प्रेशर पे तो लिख सकते हैं ना। तो मैं कह ही रहा था बेटा ओम कि तुमने कुछ सिली मिस्टेक करी होगी, और ना उसमें कुछ है नहीं सवाल में। चलो, जिन जिन को देखना था आई गेस अब तो देख लिया होगा। मैं एक पॉइंट लिखवा दूं, कुछ क्वेश्चंस करवा दूं। फॉल्टी बैरोमीटर, यश मैं एक आध सॉल्ट एग्जांपल भेज दूंगा, वैसे मैंने भेजा हुआ है शायद फॉल्टी बैरोमीटर का एग्जांपल। चलो मैं देख लूंगा। चलो ठीक है मैं करवा दूंगा, भेज दूंगा एक आध एग्जांपल फॉल्टी बैरोमीटर का। बेसिकली उसे बॉयल चिल्लर लगानी होती है और कुछ नहीं करना होता, बट हाँ एक नया प्रोफाइल दिखता है वो सवाल का। ओके बच्चों आ जाओ आगे लिख लेते हैं अपन फटाफट से। एक पॉइंट जो मुझे लिखवाना था, जनरल फॉर्म ऑफ ग्राम्स लॉ, वो मैं लिखवा दूं। तो एक पॉइंट और ग्राम्स लॉ पे, जनरल, सबसे जनरल इक्वेशन ग्राम्स लॉ की, अगर सब कुछ अलग हो, टेम्परेचर भी अलग है, पार्शियल प्रेशर भी अलग है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग है, और गैसेस तो अलग अलग है ही है, मतलब सेम गैस ले ही नहीं रहे, तो अगर सब कुछ अलग है तो फिर कैसे आएगा? हाँ प्रथम बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार उसके लिए। तो लिखो बच्चों, द जनरल फॉर्म ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में बी स्टेटेड एज, the general form of Graham's law of diffusion may be stated as rate is directly proportional to P upon root of T into molar mass into A। यहाँ ये सब क्या क्या है वो मैं बता दूंगा, अभी पहले लिख लो, उसके बाद समझा दूंगा कि किस चीज का या किस टर्म का मतलब क्या है। तो इसीलिए R1 बाय R2 जो है रेट 1 बाय रेट 2 जो है वो आएगी P1 बाय P2 इंटू A1 बाय A2 इंटू अंडर रूट ऑफ T2 इंटू M2 अपॉन T1 इंटू M1। तो ये सबसे जनरल फॉर्म है, जब कुछ भी अगर सेम नहीं हो, सब कुछ अलग अलग हो, तो आप इससे आंसर निकाल सकते हो, बट इसका यूज बहुत रेयरली पड़ेगा आपको। वेयर P is partial pressure of gas, A is area of cross section of whole, T is absolute temperature, and M is molar mass। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। तो प्रथम बेटा टू ऊपर ही तो जाएगा, रेट के इनवर्सली है, यानी यहाँ R1 आएगा तो T1 नीचे आएगा, तो अगर R2 नीचे आएगा तो T1 ऊपर जाएगा, तो इनवर्स है तो इसलिए उल्टा ही आएगा ना बेटा। बिल्कुल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब बच्चों पहले ही बता चुका हूं, इसको याद रखो, इसका मतलब है इन केल्विन, मतलब ही इसका ही है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखने का मतलब ही इन केल्विन है। हाँ हाँ अक्षत, बिल्कुल डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर होल का अलग अलग है तो कंटेनर अलग अलग लेना ही पड़ेगा। एक ही कंटेनर में रखोगे तो होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही आएगा, है ना। चलो लिख लिया क्या सबने? लिख लिया क्या? तो एक आध सवाल और कर लें फिर अपन, और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे कि सक्सेसिव डिफ्यूजन डिवीजन पढ़ लेंगे, जिससे अपना टॉपिक फटाफट खत्म हो जाए, और फिर अपन केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे आ जाए। पढ़ा था क्या किसी ने केटीजी घर पे? कहा था मैंने पढ़ने को, नहीं पढ़ा? आज तो पढ़ने को दूंगा मैं। चलो एक सवाल लिखते हैं, वो सवाल करते हैं। क्वेश्चन लिखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, नहीं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर write the decreasing order of rates of diffusion for the following gases, for the following gases
अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। गैसेस कौन कौन सी दे रखी हैं आपको? गैसेस आपको दे रखी हैं PCl3, कॉमा SO2, कॉमा SO3 एंड CO2। इनका आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ध्यान रखना क्या पूछा है, डिक्रीजिंग पूछा है तो डिक्रीजिंग को ही मैं सही कहूंगा, इंक्रीजिंग मत लिख देना। तो बताओ अभी बच्चों क्या आंसर आएगा? अच्छा, सबसे ज्यादा रेट किसका आएगा सबसे पहले ये बता दो। हाईएस्ट रेट किसका आएगा? चलो ये तो सबको समझ में आ जाएगा ना, ये तो बहुत आसान है। हाईएस्ट तो सबसे जल्दी डिसाइड हो जाएगा, CO2। इसके बाद बिल्कुल सबसे कम मास का सबसे ज्यादा रेट, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे कम मास इन सब में किसका है? CO2 का है, तो वो तो डायरेक्ट आ गया। इसके बाद किसका आएगा? इससे ज्यादा मास हो, है ना? किसका मास इससे ज्यादा? SO2 का, बिल्कुल। अच्छा अभी तुम लोगों से मासेस भी पूछूंगा मैं। ठीक है। फिर इसके बाद SO3, बिल्कुल। और अगर ये आ गया तो लास्ट तो ऑब्वियसली PCl3 ही आना है। क्या कोई मुझे इनके मोलर मासेस बताएगा? CO2 का मोलर मास कितना लिखना है? 44 ग्राम। SO2 का 64। आसिम अच्छा सारे बता दिए, गुड। 64। और बच्चों SO3 का 80, वेरी गुड। और लास्ट PCl3 का 137.5, बिल्कुल 137.5। तो मोलर मास का उल्टा ऑर्डर आएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन का, बिल्कुल, है ना? हाँ हाँ मोहित, बिल्कुल साइंस सही है बेटा। मोलर मास का रिवर्स ऑर्डर आना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, डिक्रीजिंग लिखा है, हाईएस्ट से लोएस्ट। ठीक है, एक और सवाल कर लें फटाफट, फिर आगे सक्सेसिव डिफ्यूजन पे पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। कैसे हुआ बेटा? रेट जो है मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√mw। तो मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसकी रेट कम होगी, है ना? तो हायर लिख देते हैं मोर की जगह। हायर mw implies लोअर रेट। बस, ठीक है। अब तो डाउट नहीं है किसी को? ये तो ऑब्वियस है यार, ये चीजें डाउट नहीं आनी चाहिए। मतलब ये तो तुम लोग रिवाइज नहीं करते, तुमने कल क्लास रिवाइज नहीं की थी, पक्की बात है। अगर तुमने क्लास रिवाइज की होती तो ये डाउट नहीं आता। क्लास के नोट्स रिवाइज नहीं करे तुमने, मानते नहीं है कोई हमारी बात, क्या करें? किए थे नहीं किए थे? ईमानदारी से बताना जरा, जल्दी बताओ, फिर मेरे को अगले सवाल बताना है। हाँ काफी सारे बच्चों ने नहीं किए थे, करा करो भाई। 15-20 मिनट लगेंगे। इट विल टेक ओनली 15-20 मिनट्स, बट इट विल बी ऑफ वेरी मच हेल्प, है ना? तो करा करो। ओके चलो अगला सवाल फटाफट से, फिर अगली टॉपिक सब टॉपिक को लिखेंगे। देखो 20 liters of SO2 diffuses through a porous partition in 60 seconds। 20 liters of SO2
diffuses through a porous partition in 60 seconds. Full stop. Volume of O2. Volume of O2 that diffuses under similar conditions in 30 seconds will be volume of O2 that diffuses under similar conditions in 30 seconds will be. ऑप्शंस देता हूं मैं आपको थोड़ी हेल्प करने के लिए. और ऑप्शंस आर ए 12.14 liters, B 14.14 liters, C 18.14 liters या फिर डी 28.14 liters. बताओ भैया आंसर. करो सॉल्व करो. किस किस का आंसर सही है? ओम बेटा तुम्हारा ठीक है. अच्छा तुम्हारा ठीक है आंसर. हाँ वैभव बिल्कुल. वैसे तो थोड़ी हिंट भी ऑप्शन ने दे दी है, तुमको काम आसान कर दिया ऑप्शन ने. ओके अब काफी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए और सही आंसर आ रहे हैं मेरे पास. प्रथम, अदिति, श्रेयस, मोक्षिका, अक्षत, हर्षल, पुष्कर, खुशबू, पर्व, आयुष, इनके सही है. आदित्य त्रिपाठी गड़बड़ थोड़ा आंसर तुम्हारा बेटा. हाँ कुहू सही है. आज तो कुहू का पहला मैसेज मिला है. यशोवर्धन, ईशान गड़बड़ है बेटा. बच्चों रेट्स कैसे निकालेंगे? R of SO2 upon R of O2 is equal to root of. कंडीशन सेम है तो मोलर मास ऑफ O2 कितना लिख दूं जल्दी बताओ. खूब कौसी आ रही है 32/64 है ना, ये लिख दूं. हाँ बस अब रेट रख देते हैं. तो इधर देखो बच्चों ध्यान से, यहां रेट के लिए 20 लीटर 60 सेकंड में, और इधर वॉल्यूम पूछी है तो उसको वी रख देते हैं कितने सेकंड में, 30 सेकंड में. तो रेट SO2 की रखोगे 20/60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 नहीं पता उसको, V बाय कितने सेकंड में, 30 सेकंड्स में. तो ये आ जाएगा अपॉन 1/√2. इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू 10√2 मिल जाएगा बच्चों. मिल जाएगा सॉल्व करके. अब ये मत बोलना सर, प्लीज ये मत बोलना कि सर यहां से ये कैसे आ गया, है ना. इतना तो मैथ्स कर लेना यार खुद से, है ना प्लीज. चलो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2 कितना होता है जल्दी बताओ. √2 कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है? 1.414. तो 10 इंटू 1.414 is 14.14 liters and that is your answer. ठीक है. ओके लिख लो बच्चों. चलो तो क्वेश्चंस तो और भी हैं लेकिन अभी के लिए इतना काफी है ग्राम्स लॉ पे. अब अपन आगे बढ़ जाते हैं और ग्राम्स लॉ की अगली चीज पढ़ लेते हैं, विच इज नोन एज सक्सेसिव इफ्यूजन डिफ्यूजन. क्या होते हैं ये अपन समझ लेते हैं, है ना. तो लेट्स मूव अहेड टू सक्सेसिव इफ्यूजन डिफ्यूजन. आदित्य ओके. असाइनमेंट भेज दूंगा मैं, आज भेज दूंगा. अच्छा यार हाँ मैंने निकाल तो लिया था बट तुमको भेजना भूल गया. कोई बात नहीं, आई विल सेंड टुडे. लिखो बच्चों. नेक्स्ट सब हेडिंग सक्सेसिव इफ्यूजन और डिफ्यूजन.
सक्सेसिव इफ्यूजन और, हाँ ग्राम्स लॉ के अंडर ही है बेटा। ग्राम्स लॉ का एप्लीकेशन मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। अभी अपन ने एक ही सिंगल स्टेप इफिशिएंट डिफिजन कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि एक बार फिर दूसरी बार फिर तीसरी लगातार अगर करते जाएं तो क्या होगा। हाँ प्रथम ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इस वीक पीरियडिक टेबल भी स्टार्ट कर लेते हैं अगर इतना सब लोगों को काफी इंटरेस्ट है पीरियडिक टेबल में, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मैं एक बार बता दूंगा कि उस लेक्चर के लिए आपको, लेकिन बच्चों आईओसी के लिए कॉपी अलग बनानी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन देख लेते हैं अपने पास इस वीक कितने लेक्चर और आ रहे हैं, एक और दो और हैं, ठीक है। तो इन दो में से कोई एक लेक्चर अपन इनऑर्गेनिक के लिए रख लेंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। हाँ थोड़ी थिक कॉपी बना लो, मतलब एटलीस्ट कॉपीज थोड़ी थिक ही बनाया करो क्योंकि काफी लिखना होता है। तो इतनी तो नहीं, बट दिस इज टू थिक, बट आई थिंक इतनी बड़ी तो बना लो कम से कम। दिस इज हाउ मेनी पेजेस, 300 पेजेस, तो 240 250 पेजेस शुड बी इनफ। यस, 240 250 पेजेस शुड बी इनफ, ठीक है। आदित्य मुझे लगता है कि बुक को बीच से नहीं डिवाइड करो, पीसी आईओसी के लिए तो बेटर है, क्योंकि होगा क्या कि पीसी को ही बुक लग जाएंगी तुम्हारी एक से ज्यादा 11th की, तो अलग अलग बुक बना लो तो बेटर रहता है। नहीं, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव सेपरेट बुक्स फॉर पीसी ओसी आईओसी, क्योंकि वो क्या होगा कि वो टॉपिक्स इंडिपेंडेंट चलते हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट रखना बेटर होता है। चलो आ जाओ, सक्सेस है एफिशिएंट डिवीजन समझ रहे थे अपन लोग बच्चों, अपन लोग है ना, तो वो समझ लेते हैं, आ जाओ। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज सक्सेसिव फ्यूजन डिफ्यूजन। तो देखो बच्चों, मान लो अपने पास एक कंटेनर था और इससे आगे अपन ने इफ्यूजन डिफ्यूजन किया, तो अब इसमें अपन ने आगे एक और कंटेनर लगा दिया। We added one more container to it. फिर इसके आगे और एक कंटेनर। तो अपन क्या कर रहे हैं, कैसे ढेर सारे कंटेनर लगा देते हैं। अपन पहले थोड़ी जगह बना लेते हैं अपने लिए। तो ऐसे अगर ढेर सारे कंटेनर लगा दिए अपन ने, तो अपन ये चाह रहे हैं कि किसी nth कंटेनर के बाद क्या होगा ये कोई बता दे, है ना। कंटेनर्स को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यार, जस्ट अ सेकेंड। अपन छोटा कर लेते हैं कंटेनर्स को, थोड़े ज्यादा बड़े बन गए हैं। हम्म, तो ऐसे ढेर सारे कंटेनर्स के बाद अब क्या है, इसमें मान लो पहले कंटेनर में आपके पास मोल्स थे N1 और N2, है ना। यहां से फ्यूजन हुआ, इसको कर दिया अपन ने कंटेनर 1, ये हो गया कंटेनर 2, ये हो गया कंटेनर 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाते हैं। तो बच्चों ये बताओ, ये जो कंटेनर 1 के बाद वाला पोर्शन है, ये यहाँ फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्यूजन होगा। पहला फ्यूजन यही होगा, इफ्यूजन या डिफ्यूजन, जो भी हो डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस, कितना बड़ा है होल, है ना। अच्छा, तो यहाँ सेकंड स्टेप आएगा, यहाँ थर्ड स्टेप आएगा। ध्यान क्या देना है, या मैं क्यों आपको बता रहा हूं, देखो फर्स्ट कंटेनर के बाद फर्स्ट स्टेप आता है,
या ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप के बाद कंटेनर 2 आता है ना। तो स्टेप के बाद उससे बड़ा वाला नंबर का कंटेनर आता है। तो अगर मैं यहां पर nth स्टेप कह दूं तो इसके ऊपर जो है कंटेनर नंबर क्या आएगा ये बताना है तुमको। n+1, बिल्कुल, ये इसीलिए बोला था मैंने कि जनरलाइज करना चाहते हैं हम। तो n+1, और ये स्टेप कौन सा हो जाएगा? दिस विल बी स्टेप नंबर n+1, बिल्कुल, n+1 स्टेप। ठीक है, अब हम चाहते क्या हैं कि ये जो n, एक काम करो, इसको लिखो na और इसको लिख देते हैं अपन nb। तो na डैश और nb डैश निकालना चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम एक जनरल फॉर्मूला बना लें कि n स्टेप्स के बाद यहां पर जो रेट, ये रेशियो आएगा मोल्स का, वो क्या आएगा ये हमको पता चल जाए। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, उसके बाद लिख लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। फॉर्मूला क्या है कि na डैश अपॉन nb डैश इज इक्वल टू na अपॉन nb मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ mb बाय ma की पावर n। और इसके टर्म्स भी बहुत लॉजिकल से और ऑब्वियस से, मैं समझा देता हूं, रुक जाओ। इन टर्म्स का मतलब क्या है? तो Na और Nb हैं मोल्स रेशियो आफ्टर nth स्टेप इन कंटेनर n+1। तो nth स्टेप के बाद n+1 कंटेनर में जो है वो ये रेशियो हो गया। Na-Nb जो था, दिस इज मोल्स रेशियो इन कंटेनर 1। पहले कंटेनर में जो मोल्स का रेशियो है वो ये है। और Mb/Ma जो है ये मोलर मास रेशियो है। और क्या कोई मुझे बताएगा कि ये n क्या है? व्हाट इज n? इस पूरे डायग्राम में n क्या था? n इज नंबर ऑफ कंटेनर। नंबर ऑफ कंटेनर तो n+1 है। n इज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। बिल्कुल, n वॉज दी नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप, कितनी बार इफ्यूज या डिफ्यूज हुआ, वो ये है n। तो ये हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना दिया है कि भाई एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी इफ्यूजन का आपको रेशियो चाहिए फाइनली, वो n की वैल्यू रख दो और सीधे आपको फाइनल रेशियो मिल जाएगा कि लास्ट या n स्टेप के बाद किस कंटेनर में क्या रेशियो आने वाला है। ठीक है, तो अभी डायग्राम बना लो, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं आप लोगों के लिए। डायग्राम बना लो, इसको लिख लो, मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा, फिर इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ अक्षत बेटा, देखो अपन ने, वो तो खुला रहेगा तो इस पे n+2 कंटेनर पे निकल जाएगा, या n+2 कंटेनर के बाद बाहर आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हमने बस एक फॉर्मूला बनाया है कि हमको नहीं बोला कि कितने, क्योंकि देखो बनाने को हम 3 का बना देते, 4 का बना देते, बट अब सवाल जरूरी थोड़ी कि 3 या 4 कंटेनर का ही आए, सवाल कितने भी कंटेनर का आ सकता है। तो इसलिए हमने जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया n पर। तो अब वो कंटेनर नंबर कितना भी रख सकते हैं, है ना। तो ये ओपन रखा हुआ है कि भाई इसके आगे भी कंटेनर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्टॉप करना जरूरी नहीं है। देयर कैन बी अनदर स्टेप ऑल्सो। तो ठीक है, वहां पे एक स्टेप आगे लिख देंगे फॉर्मूला। तो उत्कर्ष, ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कंटेनर 5 है तो स्टेप 6, मतलब पूछा कहाँ है उस पर डिपेंड करता है ना। यहां पूछा है तो 6, यहां पूछा है तो इनफैक्ट यहां भी 6 नहीं आएगा। अगर कंटेनर नंबर 5 है तो स्टेप 5 आएगा ये।
रुको, मेरे को सवाल देना, ये बात है, मैं भी समझा दूंगा, फिर तुमसे सवाल कैसे पूछूंगा? तो अभी तो लिख लो तुम। बिल्कुल हो, मगर मोलर मास सेम हो गए तो रेशियो नहीं चेंज होगा मास मोल्स का। लिखो जल्दी। हाँ प्रियांशु बेटा, मैं ही पढ़ाऊंगा। तो पीरियड स्टार्ट करेंगे आईयूसी में अपन सबसे पहला चैप्टर, बट अभी पहले ये कर लें फटाफट से। फॉर्मूले का लॉजिक तो क्या डिराइव हो जाता है बहुत सिंपली फॉर्मूला, लेकिन अब वो है कि उसमें टाइम जाएगा, इसलिए मैं डिराइव नहीं कराना चाह रहा। मतलब कुछ नहीं करना, एक ही फॉर्मूले को 2 बार 3 बार 4 बार लगाओगे तो जनरल फॉर्म बन जाता है। मतलब इफ्यूजन को पहले स्टेप पे लगा दो तो यहाँ पे मोल्स आ जाते हैं, मतलब रेट से मोल्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे फिर से लगा दो तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से लगा दो तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 3 बार सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना R1/R2 का, तो तुम्हें दिखने लगेगा कि अल्टीमेटली हो वही रहा है। Na/N भी आता था, एक स्टेप पे √MB/Ma होता था, उसकी पावर 1 होती थी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि पावर जितने स्टेप्स होते जाएंगे उतनी पावर बढ़ती जाएगी, बस। लिख लो जल्दी। हाँ हर्षल बेटा, बोला तो सही। ओसी देखते हैं यार, ओसी तो बहुत लेट आएगा, अभी तो फिजिकल और आईओसी चलने देते हैं। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, फिर सवाल करते हैं यार, इसको यूज करना सीखते हैं कैसे होगा। नहीं नहीं रूपांशु, एक ही फॉर्मूला थोड़ी 2 बार लिखना पड़ रहा है, नया फॉर्मूला है, कैसी बात कर रहा है? फिजिकल तो चलती रहेगी, आईओसी और ओसी पैरेलल में चलेगी। ओके, हो गया क्या? आगे बढ़ें, बचा है, करो जल्दी करो, सवाल भी देना है मेरे को फिर। बुकलेट? तो अभी से फॉर्मूला बुकलेट मत बनाओ रूपांशु, ऐसी जरूरत नहीं है, अभी तो सवाल करो तुम। शॉर्ट नोट्स तो बन जाएंगे, मतलब उनकी जल्दी नहीं है अपने को, अभी तो सवाल करो जितने कर सकते हो। तो वो उसको यूज, मतलब जब टाइम मिले तब कर लिया करो। ओके बच्चों, आ जाओ, सवाल अब करते हैं। आई गेस सब सबने लिख लिया होगा। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन नाउ। इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना, लिखो। लिखो, अ कंटेनर इज 1 मोल ऑफ हीलियम एंड 8 मोल्स ऑफ, कंटेनर हैज 1 मोल ऑफ helium and 8 moles of CH4, comma. After how many steps? Molar ratio of helium and CH4. After how many steps? Molar ratio of helium and CH4 becomes 16:1। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या बताना है इसमें, किसकी वैल्यू बतानी है? एन की, बिल्कुल, नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू बतानी है। तो करो सवाल, बाकी सब दे दिया है, सिर्फ एन बताना है आपको। नहीं इति बेटा, वन नहीं आएगा, सॉल्व करके देखो जरा, डेटा दिया है। हाँ वैभव सही है बेटा आंसर। आयुष अर्नव गलत है। तो बच्चों इनिशियल रेशो दिया है, फाइनल रेशो दिया है, बस एन ही तो निकालना है।
और किस किस का आंसर सही आया है? चयन, पुष्कर, ओम और पार्थ, आयुष खेलवाल, दिव्यम। पर बेटा नेगेटिव कैसे आएगा? स्टेप्स नेगेटिव कैसे आ सकते हैं? अक्षत, आंचल, तनिषा, स्पर्श, इन लोगों के आंसर ठीक है। पीयूष ठीक है। तो बस वैल्यू रखनी है बच्चों इसमें, और कुछ नहीं करना है आपको। ये एन ऑफ हीलियम और CH4 सॉरी यहां रख दो, और एन डैश को यहां रख दो। तो फाइनल रेशियो चाहिए 16:1। इनिशियल रेशियो है 1:8। और अंडर रूट मोलर मास ऑफ CH4 कितना होता है, जल्दी बताओ? 16। वेरी गुड। और मोलर मास ऑफ हीलियम कितना रख दें? 4 की पावर n। तो 16 × 8 कितना आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। 128। तो 128 इज इक्वल्स टू √16/4 इज 2 की पावर n। तो 128 2 की कितनी पावर होता है? 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। देयरफॉर n इज 7 स्टेप्स। यानी कि 7 स्टेप्स में जो रेशियो हमको चाहिए वो बन जाएगा। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आसानी था ना, मुश्किल तो नहीं था। नोट कर लो जल्दी से। एक सवाल और दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे आ जाएंगे। आज तुम लोगों को रीड करने को दूंगा मैं, केटीजी आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। हाँ बिल्कुल, स्पर्श में इंटीजर टाइप बिल्कुल आ सकते हैं। कोई बात नहीं उत्कर्ष, अब आगे गलती नहीं करना। अगला वाला होमवर्क दे दूं यार? मैं सोच रहा हूँ करवा ही लेता हूँ फटाफट, टाइम है अपने पास थोड़ा सा, तो इसको कर लेते हैं फटाफट से। 2 ही सवाल हो जाएंगे। लिखो लिखो लिखो। बिल्कुल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो करनी है बेटा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत काम की है। अच्छे सवाल होते हैं उनमें कुछ कुछ। लिखो एक और सवाल है ना, और इसका आंसर सही निकालना है सबको। ऑब्वियसली थोड़ा अलग होगा पिछले सवाल से। क्या हो गया प्रथम? वो नोट करना है, जल्दी करो। लो, नोट करो। बस इसके आगे के स्टेप्स तो खुद ही कर लो यार, यहां तक आ गया तो फिर तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा। चलो तब तक मैं सवाल लिख रहा हूं। 9 containers are connected in series with very thin tubes. 9 containers are connected in series with very thin tubes, comma. The container 1 contains hydrogen and helium. The container 1 contains hydrogen and helium in the molar ratio 1:2. In the molar ratio 1:2. Full stop. Find the molar ratio of H2 to helium. Find the molar ratio of H2 to helium in the 7th container during effusion.
बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा? ओके, क्या बात है, आंसर ऑलरेडी आने भी लग गए और सही दिख रहे हैं यार। हम्म। गुड, गुड। तो अभी सौरभ बेटा तुम्हारा गलत है और समर्थ तुमने थोड़ा गलत किया है, बाकी लोगों का सही दिख रहा है। मैं भी तब तक स्क्रीन पे थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन लिखना शुरू कर रहा हूँ विदाउट डिक्टेशन। तो चेक करते जाना अपना आंसर, है ना? तो मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ थोड़ी देर। बस फॉर्मूला सबसे पहले लिखा मैंने। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर कंटेनर नंबर 7 है तो स्टेप्स कितने होंगे? स्टेप्स कितने होंगे? 6, बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने गड़बड़ की उन्होंने यही की है। कंटेनर अगर 7th है तो स्टेप उससे एक कम होगा बच्चों, देखो यहाँ बताया था आपको। कंटेनर अगर n+1 है तो स्टेप n होंगे, है ना? है ना? तो काफी लोगों की तो यही मिस्टेक होगी। तो अब जरा अपनी मिस्टेक करेक्ट करो और आंसर फिर से लिखो। तब तक मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो n6 हो गया। मैं फॉर्मूले में वैल्यूज रख देता हूँ यहाँ पे लाके। तो n डैश ऑफ H2 अपॉन n डैश ऑफ हीलियम तो पता करना है। इनिशियल रेशियो H2 और हीलियम का क्या दिया है? 1:2। दिस इज 1/2 into root of molar mass of helium is 4, molar mass of H2 is 2 की पावर 6। तो you get n dash of H2 upon n dash of helium as 1/2 into root 2 की पावर 6, which comes out to be 4/1 या 4:1। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ज्यादातर लोगों ने जो मिस्टेक करी है वही करी है। बाकी दो ही जगह है मिस्टेक करने की, एक ज्यादातर लोग एन में मिस्टेक करते हैं, एक मोलर मास रखने में उल्टा रख देते हैं। तो आंसर बच्चों 4:1 आएगा। काफी लोगों ने सही से निकाल लिया था, थोड़े लोगों ने गड़बड़ करी है। जिन लोगों ने गड़बड़ करी है वो प्लीज इस सवाल को फिर से एक बार खुद से करना, आज नहीं तो कल। अक्षत बेटा, टेस्ट का सिलेबस ग्रुप पे आ जाता है, जो लिखा हुआ सिलेबस आएगा उतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, हो गया, डन, कंप्लीट। आगे बढ़े, लिख लिया ना सबने? किसी का बचा तो नहीं है? बिल्कुल स्नेहा बेटा। क्या शायरी बन गई? पोएम बन गई? कुछ बोला था मैंने, अरे यार वो मैंने ध्यान नहीं दिया, बन गई होगी। अच्छा, आएगा जाएगा, ओके, टेस्ट के सिलेबस पे, अरे अच्छा। ओके ओके ओके। थ्री गैसेस में बेटा फिर 1:2:3 का रेशियो आएगा। बट उसमें फिर मेरे को लगता नहीं कि तुमसे पूछ तो सकते हैं, बट इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स, मतलब अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं है। फिर रेशियो वो तुमको बेसिकली इट्स मैथमेटिक्स। और रेशियो 1:2:0, तीन रेशियो को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? तो आयुष बेटा सवाल क्यों नहीं लिखते हो तुम टाइम पे? आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग अपनी लिख को लिखनी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन ब्रैकेट कैपिटल K.T.G। नेक्स्ट हेडिंग इज, अच्छे से लिखते हैं इसको,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन ब्रैकेट k डॉट t डॉट g। हाँ वही तो। बताओ, आंसर देने की इतनी जल्दी लोग सवाल ही लिखते, कितनी गलत बात है। कितनी बार समझाया मैंने, फिर भी कोई सुनता नहीं ना। क्या करें, जो सुन लेता उसका थोड़ा भला हो जाता जिंदगी में। हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, बहुत बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे और सर तब भी यही कहते थे, बच्चों सुन लो तुम्हारा थोड़ा भला हो जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में ना जेई प्रिपरेशन में एक ही काम ढंग से किया था, वो था कि अपने टीचर की बात सुन ली थी। वो जो कहते थे वो शांति से कर लेता था, मैं दिमाग लगाते ही नहीं था, क्योंकि क्योंकि प्रिपरेशन में समझ में आ गया था कि दिमाग है नहीं अपने पास, वही उसके लिए बहुत मेहनत पड़ेगी, है ना। तो क्या होता है, प्रिपरेशन करते ना तो जिंदगी में काफी रियलाइजेशन हो जाते हैं, मुझे भी हो गए थे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बहुत सारे रियलाइजेशन होंगे तुम्हारी प्रिपरेशन के दौरान। इन रियलाइजेशन से सीखो, जिंदगी में बहुत काम आएंगे रियलाइजेशन। चलो बच्चों, तो इसकी सब हेडिंग अपने को लिखनी है, पोस्टुलेट्स स्लैश अजम्पशंस। पोस्टुलेट्स स्लैश अजम्पशंस। तो हुआ क्या कि अभी तक जैसे जो आइडियल गैस लॉज अपन ने पढ़ी या गैस लॉज अपन ने पढ़ी, ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड थी। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड थी, तो इनका एक थ्योरेटिकल बेसिस चाहिए था साइंटिस्ट्स को। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि अब एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट अपन ने कर ली, इससे कुछ डेटा आ गया, इस डेटा से हम थ्योरी बना लें, जिससे हम आगे की चीजों को थ्योरेटिकली कर पाए, पेपर पे कर पाए, हमको एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। तो आइडियल गैसेस के लिए एक थ्योरी डेवलप करी गई, जिसको कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो ये बताती है कि आइडियल गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज माननी पड़ेंगी या क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसकी मदद से अपन गैसेस की वेलोसिटी वगैरह लिखेंगे, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाएंगे यूजिंग टेम्परेचर। तो लिखना शुरू करो बच्चों पॉइंट्स। आज शायद सारे तो नहीं हो पाएंगे, बट वील सी। लिखो गैस, फर्स्ट पोस्टुलेट, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी spherical particles called molecules, comma, they are identical in shape and size for a given type of a gas. हाँ, next point. The volume occupied by molecules is negligible in comparison to the volume occupied by molecules is negligible in comparison to the total volume of the gas. In comparison to the total volume of the gas. Full stop. For an ideal gas, full stop, for an ideal gas, V subscript gas molecule is almost zero. तो गैस के मॉलिक्यूल्स की कुछ वॉल्यूम नहीं कंसिडर करनी है हमको। इनमें से कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी लिख चुके थे,
मैं फास्ट लिखता हूँ, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल अक्षत, आइडियल गैस हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि रियलिटी में एग्जैक्टली आइडियल गैस हमारे पास कोई भी नहीं है। कुछ कंडीशंस में कुछ गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। क्या बात कर रहे हो यार, मैं बहुत तेज कहाँ लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसलिए रुक गया ना तुम्हारे लिए। लिख लो लिख लो, थोड़ा स्लो लिख दूंगा बस। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना? हाँ और क्या, मतलब इतना भी तेज नहीं लिखता, ठीक है। ये हो सकता है मतलब क्योंकि मेरे को इतने टाइम हो गया लिखते लिखते कि स्पीड बढ़ गई हो मेरी लिखते लिखते, बट ऐसा बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं है। ठीक है, थोड़ी स्पीड तो होनी चाहिए मतलब लिखने की अब। चलो आ जाओ। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। Gas molecules are always in random motion, comma. They collide with the container walls. They collide with the container walls and other gas molecules and other gas molecules. Full stop. Next point, pressure of the gas is due to these collisions of molecules. Pressure of the gas is due to these collisions. collisions अच्छे से लिखना पड़ेगा। Is due to these collisions of molecules among themselves and with the walls of the container and with the walls of the कंटेनर। तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली घूम रहे होते हैं उनके जो टकराना होता है, जब वो दीवार से टकराते हैं तो उस वजह से प्रेशर होता है। ये सारे पॉइंट्स मैं समझा दूंगा, अभी फटाफट लिख लेते हैं। तो हमने कितने पॉइंट्स लिख लिए? एक दो तीन चार, चार पांच पॉइंट्स और हैं। और आज आपको टाइम भी मिल जाएगा रीड करने का, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। All the collisions are elastic in nature. That is energy is not lost. Next point, molecular attraction forces are negligible. Molecular attraction forces are negligible, comma. For ideal gases, for ideal gases, the force of attraction and repulsion
और 0। तो आइडियल गैसेस के लिए कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। न्यूटन्स लॉज of motion are applicable on molecular motion. Full stop. Next point. Effect of gravity is negligible. Effect of gravity is negligible slash neglected on molecular motion. Full stop. Last point. The average kinetic energy of gaseous molecules is proportional to the absolute temperature of the gas. That is, the average kinetic energy of gaseous molecules is proportional to the absolute temperature of the gas. That is, लिख लिया यहाँ तक सबने? दैट इज के आगे जो है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी का पॉइंट आखिरी है, इसके बाद कुछ फॉर्मूलेस मुझे बताने रहेंगे। तो आज की थ्योरी को हम यहाँ रोक लेते हैं और मैं आपको टाइम दे देता हूँ कि हमने लिख तो लिया है, मगर ये थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं केटीजी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है ना, इसको पढ़ लेना आज, और डेली थोड़े थोड़े जो क्लास के नोट्स होते हैं उनको डेली की डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहा करो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास की थ्योरी को यहां पर विराम दिया जाए, दे दिया जाए। ओके।